दोस्तों, प्रधानी का चुनाव था, लेकिन उम्मीदवारों में एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसको कभी गांव वालों ने देखा ही नहीं था। हालांकि वो रहती तो उसी गांव में थी, लेकिन हमेशा पर्दे में रहती थी, इसीलिए कभी भी वो सामने आती नहीं थी। लेकिन जब पोस्टर पर उसका फोटो छपा प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में, तो दोस्तों वो इतनी सुंदर थी कि उसके खूबसूरती के चर्चे होने लगे। अब लोगों ने कहा, जो मस्करे टाइप के लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया हम तो वोट इसी को देंगे, क्योंकि अगर ये जीत जाएगी तो कभी ना कभी इसके दर्शन कर लिया करेंगे। दोस्तों, चुनाव होता है, वो जीत भी जाती है, लेकिन जब भी कोई उसके द्वार पर जाता था तो उसकी मुलाकात पहले उसके ससुर से होती थी। वो उन्हें अंदर जाने ही नहीं देता था। जो भी कार्यभार था वो सारा कुछ वही ससुर देखता था। अब दोस्तों, ये सब चल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है बिहार के गया की 2021 के चुनाव की। एक व्यक्ति जिनका नाम लखनलाल होता है, पिछले 10 सालों से प्रधान थे। इस बार उनका हारा हुआ तय माना जा रहा था, क्योंकि हमेशा वो अपने पत्नी को खड़ा करते थे। इस बार उनकी पत्नी नहीं थी, उनका देहांत हो चुका था, तो इसीलिए वो चुनाव में अपने बहू को खड़ा कर देते हैं। बहू का नाम माया देवी होता है। पिछले 4 सालों से वो अपने घर आ जा रही थी, लेकिन कभी किसी ने माया देवी का चेहरा नहीं देखा था। कुछ औरतों ने ही सिर्फ देखा था। बहुत ही पर्दे में उसको रखते थे, यहां तक कि कभी वो बाहर निकलती नहीं थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही पोस्टर में उसका फोटो छपा तो उसकी खूबसूरती देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी कि इतनी सुंदर थी, तभी तो प्रधान जी उसको छुपा कर रखते थे। अब वो चुनाव में खड़ी होती है, लोग उसे वोट भी देते हैं, वो जीत भी जाती है। अब जो माया के ससुर थे, जिनका नाम लखन होता है, वही सारा कुछ प्रधानी का काम देखते थे। और माया के पति का नाम इंद्रजीत होता है, उससे भी कोई मतलब नहीं था। अब जब लखनलाल घर पर नहीं होते थे, कोई आता था, किसी को जरूरत पड़ती थी, तो उसे लौटकर जाना पड़ता था। वो बड़बड़ाता भी था कि भाई, जब प्रधान घर में है, जो औरत है वो प्रधान है, उनकी बहू प्रधान है, दस्तखत मोहर का काम है, तो इसमें लखन का क्या काम है, यहाँ पर आओ तो काम ही नहीं होता। तो इस तरीके से लोग कहकर चले जाते। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक आदमी को अपना कोई प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र या कुछ भी रहा होगा, उसे बहुत जरूरी था बनवाना, उसके नौकरी का सवाल था। वो घर पर आता है, प्रधान जी थे नहीं, चूंकि जो लखन थे वो थे नहीं, 10 दिन के लिए कहीं गए हुए थे। अब वो आता है तो कहता है, भाई ये मुझे इस कागज पर मोहर दस्तखत चाहिए प्रधान जी का, और बहुत जरूरी है। द्वार पर जो है माया का पति इंद्रजीत बैठा हुआ था। वो बोला, भैया मुझसे कोई मतलब नहीं है, पिताजी आएंगे तब काम होगा। वो भड़क जाता है, कहता है, यार पिताजी का इसमें क्या लेना देना है, पत्नी है तुम्हारी जो प्रधान है, घर में है, तुम एक दस्तखत और मोहर नहीं करवा के ला सकते, और मेरे नौकरी का सवाल है, ये तो कोई बात नहीं हुई। वो लड़ने लगता है, जिद पर अड़ जाता है। लेकिन इंद्रजीत जो है मना करता है, कहता भाई मुझे प्रधानी वरधानी से मतलब नहीं है, जब तुम वोट दिए थे तब तुम नहीं सोचे थे, और अब आए हो तुम मुझसे लड़ रहे हो, जब वो आएंगे तभी काम होगा, जाओ यहाँ से। लेकिन वो धमकी देता है, भाई मैं मुकदमा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, शिकायत करूंगा। इंद्रजीत भी सोचता है कि चलो, बहुत लगता है परेशान है। तो उनके घर में एक नौकर था उनका, जो कि करीब 18-19 साल का था। पिछले 7-8 सालों से उन्हीं के घर में काम कर रहा था। उसी गांव का लड़का था, आगे पीछे उसका कोई था नहीं। तो वही उनके घर पर काम करता था, जो कि उनके गाय वगैरह खिलाता था, खेती बाड़ी भी देखता था, जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी। तो उसको बुलाते हैं, उसका नाम सुभाष होता है। उससे कहते हैं, सुभाष इधर आ, ये जरा कागज ले जा, और इसमें जो है, जो भाभी है तेरी, उस पर दस्तखत और मुहर करवा के ले आ। अब वो खड़ा खड़ा देखता है, क्योंकि कभी वो घर में गया नहीं था, उसको घर में जाने की इजाजत थी नहीं। वो कहता है, भैया मैं कैसे जाऊं घर में, और मैं तो कभी जाता नहीं घर में। वो कहता है कि जा तू अंदर और जाके बोल देना कि मैंने भेजा है। सुभाष जो है वो घर में चला जाता है। पहली बार वो माया देवी के सामने गया था, जबकि 7-8 सालों से उस घर में काम कर रहा था, और पिछले 3-4 सालों से माया देवी की शादी हुई थी और घर में वो आ जा रही थी, लेकिन कभी उसकी सीधे तौर पर मुलाकात नहीं हुई थी। वो जो है जाता है, माया देवी आंगन में खड़ी थी। वास्तव में इतनी खूबसूरत थी कि सुभाष भी पहली बार जब देखता है तो वो भी देखता रह जाता है। माया देवी जब उसको देखती है तो कहती है कि वो भी चौंक जाती है कि कैसे घर में आ गया।
वो बोलती है कि तुम क्या काम है? तो बोलता है कि इस पर जो है दस्तखत और मुहर करनी है, भैया ने बाहर से भेजा है। तो वो बड़बड़ाने लगती है, कहती है कि पहले मेरी ज़िंदगी नर्क थी, अब और नर्क हो गई है। मुहर जो है उसने कहीं पर रख दिया था, इधर उधर ढूंढने लगती है। जो स्टैंप होता है प्रधान का, वो ढूंढने लगती है, उसे मिलता नहीं है तो बहुत परेशान हो जाती है और बस बड़बड़ाती रहती है। जो सुभाष था वो सोचता है कि यार लगता है इसे बड़ा कष्ट है इसके ज़िंदगी में, और प्रधान है, इसको खुश होना चाहिए, प्रधानिन है, ऐसे बड़बड़ाए जा रही है। फिलहाल वो चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर में मोहर मिल जाती है, उस पर स्टैंप लगाती है, सिग्नेचर करती है और उसके बाद कहती है ले जाओ। उसके हाथ में पकड़ाते हुए वो सोचती है कि मैं इतना बड़बड़ाई हुई सुना होगा, कहीं जाकर बाहर कुछ कह ना दे। वो कहती है कि ऐसा है कि तुम बाहर जाकर कुछ बोलना मत। वो कहता है कि मुझे क्या ज़रूरत है बोलने की। वो चला जाता है और वहाँ पर वो व्यक्ति इंतजार कर रहा था, उसको कागज़ देता है। वो धन्यवाद करता है इंद्रजीत का और उसके बाद नसीहत भी देता है कि भाई एक छोटे से काम के लिए तुम अपने पिताजी का इंतजार करवाते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे थोड़ी प्रधानी चलती है, और अब की बार पता नहीं तुम कैसे जीत गए। नसीहत देके चला जाता है। लेकिन जो सुभाष था वो सोचता है यार सही बात ये कह रहा है, ये लोग कुछ ज़्यादा ही पर्दादारी करते हैं। तभी फिर कोई आ जाता है और उसके बाद फिर वो जाता है मुहर दस्तखत करवाने के लिए। फिर वो बड़बड़ाती है और उसके बाद फिर जब वो आता है तो कहती है कि बाहर जाकर कुछ मत बोलना। वो चला आता है। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन जो है जो इंद्रजीत था वो घर में जाता ही नहीं था। अक्सर वो जो है सुभाष नोटिस करता था कि ये घर में क्यों नहीं जाता है। तो उसको कहीं जाना था, कपड़े की ज़रूरत थी, तो वो सुभाष से बोलता है कि जाओ घर में से मेरा कपड़ा मांग लाओ। वो घर में जाता है और कहता है भाभी जी भैया कपड़े मांग रहे, कहीं जाएंगे? तो वो कहती है क्या हुआ, उनको क्या हुआ? अब वो क्या अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे? उनसे जाकर बोलो कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अब शक्ल भी दिखाने लायक नहीं बचे लगता है। अब दोस्तों वो कपड़ा तो दे देती है, लेकिन फिर वो आता है तो कहती है कि ऐसा है बाहर जाकर कुछ मत बोलना जो मैंने तुमसे बोला है। वो सोचता है यार अजीब सी बात है, क्या चल रहा है। उसके मन में हजारों सवाल थे, बहुत कुछ वो जानना चाहता था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ पूछे। लेकिन फिर अब कोई और आया ऐसे ही, तो कागज़ पर सिग्नेचर और स्टैंप लगवाने के लिए फिर गया। तो वो काफ़ी जब बड़बड़ाने लगी तो कहने लगा कि ऐसा है कि भाभी जी आप प्रधान हैं, आपको तो गर्व होना चाहिए, आप इतना क्यों बड़बड़ाती हैं, क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता? तो कहती है तुम्हें क्या पता मेरी परेशानी, तुम तो कभी अंदर आते नहीं हो, तुम्हें आने नहीं दिया जाता है, तुम क्या जानो मेरा दुख दर्द। उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन जब 10 दिन बीत गए, अब 10 दिन बाद उनको आना था, तो एक दिन जो है जब वो जाता है, तो जब वो वहां से वापस आता है सुभाष अंदर से अपना जो है सिग्नेचर वगैरह करवा के, तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है। अब जब हाथ पकड़ लेती है तो सिहर जाता है, सोचता है ये क्या, सोचता है शायद अनजाने में हुआ होगा। लेकिन जब फिर वो वापस आता है तो फिर वो कहती है कि ऐसा है कि बाहर जाकर कुछ मत बोलना। उसने कहा कि क्या नहीं बोलूँगा, क्या आपने ऐसा कहा है? तो बोली मैंने जो तुम्हारा हाथ पकड़ा, ये चीज़ बाहर जाकर मत बोलना। अब दोस्तों वो समझ जाता है कि क्या कुछ होने वाला है। उसके खुशियों का ठिकाना नहीं, क्योंकि जिसको देखने के लिए लोग तरस जाते थे, कहीं ना कहीं वो अपने तरफ से हाथ बढ़ा चुकी थी। फिलहाल वो बाहर आता है। 10 दिन बीत चुके थे और उसके बाद जब लखन प्रसाद आते हैं, कहीं पर जो गए हुए थे, आते हैं, जब उनको पता चलता है कि ये घर के अंदर गया था, ऐसे ऐसे कोई आया था और कागज पर दस्तखत मोहर वगैरह करवा रहा है, तो वो बुरी तरीके से भड़क जाते हैं। उसको उल्टा सीधा कहने लगते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में जाने की। उसने बोला मैं तो नहीं जा रहा था, भैया ने भेजा। अब वो जो है अपने बेटे पर भड़क जाते हैं, इंद्रजीत पर भड़क जाते हैं। उससे भी कहते हैं कि अगर तुझे इतना ही शौक है तो अपनी बीवी को ले जा, मार्केट में बिठा दे, वहां अपना दस्तखत मोहर करती रहेगी। और फिर जाकर अपनी बहू को भी डांटने लगते हैं। सुभाष के समझ में नहीं आता क्या चल रहा है अंदर इस तरीके से। लेकिन दोस्तों अगले दिन इन दोनों को कहीं जाना था, बाप बेटों को, इंद्रजीत को और लखन प्रसाद को। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दोनों बाइक से जा रहे थे
और कोई ट्रक वाला उनको रास्ते में ठोक दिया और इन दोनों की मौत हो जाती है। जैसे ही ये खबर लगती है, गांव में हाहाकार मच जाता है। सारे लोग जुटते हैं, क्रियाक्रम होता है और उसके बाद सब हाय हाय करने लगते हैं। लेकिन एक कहावत है कि एक अनार और 100 बीमार। अब जो माया देवी थी दोस्तों, प्रॉपर्टी भी थी 40-50 लाख की। अब जितने भी उसके चाचा ताऊ लोग थे इंद्रजीत के, जो कि कभी उसे वोट भी नहीं देते थे उसके पिताजी को, वो सारे लोग आने लगे। और उनके लड़के भी थे। तो कोई इधर से कहता कि कोई बात नहीं, और हमारे घर की ही बहू है, हम अपने लड़के से अब शादी करवा देंगे, घर का मामला घर में ही रह जाएगा, और इतना प्रॉपर्टी है तो वो भी हम लोग देखेंगे। अब कई लोग इस तरीके से, जो इंद्रजीत के मौसा और मामा फूफा ये सब लोग थे, वो भी इस सब चीज के दावेदार बन गए, क्योंकि उनके भी लड़के थे, वो भी यही प्रस्ताव रखे। क्योंकि माया देवी सुंदर भी थी, 4 सालों से कोई बच्चा वगैरह भी नहीं था। तो वो सारे लोग अब यही चाहते थे कि मेरे घर पे आ जाए या मेरे लड़के से शादी कर ले। कहीं ना कहीं सबकी नजरें जो है वो प्रॉपर्टी पर टिकी हुई थी। लेकिन इधर जो सुभाष था, अब थोड़ा बहुत इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी, माया और सुभाष के बीच में। और जैसे ही बात आगे बढ़ती, ये हादसा हो गया। उन दोनों की कहानी वहीं पर खत्म हो गई, कहानी दूसरी चालू हो गई। अब उसके माँ बाप भी आए, जो माया देवी के थे, उसके मायके से आए। वो लोग भी चाहते थे कि उनकी बेटी किसी से शादी कर ले, क्योंकि अभी तक उनकी बेटी ने जो कुछ झेला था वो उनका दिल ही जानता था। उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं था। दरअसल जो इंद्रजीत से शादी हुई थी बहुत गलत हो गई थी। इंद्रजीत जो है किसी भी हालत में माया के लायक था नहीं। 4 सालों में कभी भी उसने उसको एक हिसाब से छुआ तक नहीं था, क्योंकि उस कंडीशन में नहीं था। और माया ये चीज अपने माँ बाप को बता चुकी थी, अपनी माँ को बता चुकी थी। लेकिन फिर भी वो लोग सोच रहे थे कोई बात नहीं, इलाज चल रहा है, दामाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई बीमारी थी उसके अंदर कि वो कभी ठीक नहीं होने वाली थी। लेकिन अब ये हादसा ही हो गया कि दोनों लोग चले गए। और इसीलिए जो माया के ससुर थे वो उस पर कड़ी नजर रखते थे कि किसी के संपर्क में ना आ जाए। इसीलिए ना किसी से मिलने जुलने देते थे, ना किसी को अंदर जाने देते थे। माया को ही उसके मायके कम ही भेजते थे। एक हिसाब से वो अपनी रेपुटेशन के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि हाँ मेरा बेटा ठीक है, मेरी बहू मेरे घर में है, वो जो है उसको एक हिसाब से जबरदस्ती घर में रखते थे। और माया देवी भी मजबूर थी, किसी तरीके से दिन काट रही थी। लेकिन जब ये सब हो गया तो अब जब सारे लोग बोलने लगे कि चलो अब हम जो है इसके दावेदार हैं, हम हैं, माया ने सबको मना कर दिया। उसने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है। सब जो है निराश हो गए, अपने अपने घर चले गए। 1-2 महीना हो गया। अब सुभाष और माया दोनों घर में रहते थे, इनके अलावा और कोई नहीं रहता था। लेकिन इस बीच जो उसके पटीदार के लोग थे, जो कि उस धन के दावेदार थे, तो वो सोचने लगे कि अगर ये शादी नहीं करेगी तो कम से कम कहीं चली जाए यहां से, और चली जाएगी तो फिर धन पर हमारा कब्जा हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। वो जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दिए कि जो सुभाष है और माया है, इन लोगों ने मिलकर ये एक्सीडेंट करवाया था, और जिसकी वजह से उन बाप बेटों की मौत हो गई थी। पुलिस वाले जांच में जुट जाते हैं, लेकिन जब वो पाते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ धन दौलत हड़पने के लिए झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, तो उन लोगों ने, पुलिस वालों ने उन लोगों को भी डांटा फटकारा और बोला कि आइंदा ऐसी गलती मत करना, जो महिला है उसे सुकून से रहने देना। लेकिन इस पर भी वो लोग नहीं माने। वो सुभाष को धमकाने लगे कि तू यहां से कहीं छोड़कर चला जा। लेकिन सुभाष जाता तो कहां जाता, उसका कोई था नहीं। और वैसे भी वो छोड़ के जाना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि मैं चला जाऊंगा तो माया देवी परेशान हो जाएगी, अकेली हो जाएगी। वो सोचता था पहले ये घर को छोड़कर जाए, फिर मैं जाऊंगा। और जो चाचा ताऊ लोग थे, पटीदार थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। वो सोच रहे थे कितना जल्दी इसका धन जो है वो हमारे कब्जे में आ जाए। अब वो जो है रोज नए नए इल्जाम लगाने लगे कि इसको घर में कोई कमी है नहीं, एक मर्द है तो इसको किस चीज की कमी है। और इसके लिए उन्होंने एक दिन पंचायत बुला ली, उसके माँ बाप को बुला लिया कि हमारे घर की इज्जत खराब हो रही है, ऐसा ऐसा अंदर कुछ चल रहा है। उसके माँ बाप आए, कई लोग आए, पंचायत जुटी,
पुलिस वाले भी आ गए। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमारी इज्जत खराब हो रही है, आप अपनी बेटी को ले जाओ, इसका कहीं शादी वगैरह करो। लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि हम शादी करेंगे लेकिन यहीं पर करेंगे। उन्होंने बोला किससे करोगी? उन लोगों ने बोला सुभाष से करेंगे। अब जब सुभाष से बात सुनता है तो उसका मुंह खुला का खुला, वो कुछ कह नहीं पाता। उससे पूछते हैं करोगे? तो वो कहता है जैसी आप लोगों की इच्छा। और ये लोग कहते हैं ये कैसे करेगा? बहुत गहमा गहमी होती है, पुलिस बुला ली जाती है। जब पुलिस आती है तो अब लोगों से सवाल जवाब किया जाता है, माया देवी से पूछा जाता है। माया देवी कहती है कि हाँ, मैं जो है सुभाष से शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन दोस्तों, जब उसके माता पिता ने माया से पूछा कि बेटी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है, तो उसने बोला था कि कहीं ना कहीं जो सुभाष है, जिसे धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कह चुका था कि जैसे ही आप इस घर से जाओगी मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। उसने कई बार माया को बोला था कि आप कहीं शादी कर लो, ये धन दौलत किस काम का, आपके लिए कंकड़ पत्थर के समान है। तो बहुत समझाता था। माया देवी समझ चुकी थी कि इसको धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ मेरे सुख और चैन से मतलब है। इसीलिए उसने माँ बाप से कहा था कि अगर सुभाष से मेरी शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए दोस्तों वो लोगों ने प्रस्ताव रखा और वहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी के लिए हाँ कर दिया। अब जो सारे लोग थे वो छटपटाने लगे कि ऐसा कैसे होगा। लेकिन पुलिस वाले बोले कि भाई ये भी बालिग है, 18-19 साल का है, 22-23 साल की जो माया है वो भी है, तो अब इनकी जो मर्जी वो करेंगे, तुम लोग कभी बीच में पड़ना नहीं। दोस्तों इस तरीके से दोनों की शादी हुई। तो दोस्तों ये रही कहानी, अजीब व गरीब कहानी है, लेकिन कैसी लगी आपको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।